मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 20-21, 21-22 और 22-23 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया क्यों रोकी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए कि वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची और ये सूची क्यों रोकी गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा और अलंकरण समारोह ये जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 तक हुआ। उसके बाद सरकार बदलने के बाद 18-19 में आवेदन तो आमंत्रित किए गए, संचालनालय में उसकी छटनी भी हुई, सेक्रेटरी के बाद सीएम साहब को भेजा गया, सीएम साहब इनके अध्यक्ष होते हैं, फिर सूची वहाँ से प्रकाशित नहीं हुई और 18-19 से जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची है वो प्रकाशित नहीं हुई। तब से कांग्रेस सरकार के रहते 5 साल उत्कृष्ट खिलाड़ी बने ही नहीं और न ही कोई अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। अद्भुत है। चलिए आपका जवाब आ गया। और कुछ पूछना है? जी, तो प्रश्न यहीं पर ये जो प्रश्नांकित उत्तर है अध्यक्ष महोदय, जवाब तो उन्होंने दे दिया। 5 साल बड़ा साफ शब्दों में बता दिया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची जारी ही नहीं की, इसलिए नौकरी देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सरकार की असफलता है, ये मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बता दिया। अब इसमें क्या शंका है? पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, इसमें कोई प्रश्न उत्पन्न भी नहीं होता। कैसे उत्पन्न हो जाएगा बताइए? बताइए आप। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। 5 साल उस सरकार ने बिल्कुल नहीं किया, ये तो आपने भी कह दिया अध्यक्ष महोदय, आपने भी बता दिया। ये खेल खिलाड़ी की बहुत बड़ी बड़ी बात करते रहे। अब आप ये बताने की कृपा करिए कि क्या अब ये चयन आप करेंगे और खिलाड़ियों को नौकरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, हरियाणा में, यूपी में, चलिए आप प्रक्रिया शुरू करेंगे। सब जगह नौकरी देने का काम, पहलवानों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। आप खिलाड़ियों का लंबा नहीं और नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? अब छोटा छोटा प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आते ही फिर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलंकरण समारोह आयोजित करने की तैयारी हो गई है और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा वैसे ही अलंकरण समारोह आयोजित होगा और आने वाले साल में भी अलंकरण समारोह आयोजित हो, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची घोषित हो, इनके लिए बजट में भी प्रावधान रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2007 में जो नियम बना हुआ है उस नियम के तहत सभी काम होंगे। माननीय पिछली सरकार थी, आपकी सरकार थी, उसमें गाइडलाइन और मंत्रिमंडल में पास हुआ था कि उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। अध्यक्ष महोदय, मोहल्ले जी से उत्कृष्ट खिलाड़ी तो कोई ना हुआ है, ना होगा, ना कोई पैदा हुआ है। आप भी वही है ना? पूरा आज तक कौन सा खेल खेलते हैं पब्लिक देखा ही नहीं। इन खिलाड़ियों 14 जने हैं खिलाड़ी के। इन खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए कोई पात्रता निर्धारित नहीं है और उनको प्रत्येक विभाग को लिखा गया था। बहुत से विभाग में आपके कार्यकाल में नौकरी मिली। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या प्रत्येक विभाग को खिलाड़ी कोटा से मतलब जिसको नौकरी देना है उसको लिखेंगे, जितने प्रतिशत है अवगत कराएंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उत्कृष्ट खिलाड़ी जो माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्कृष्ट खिलाड़ी जो घोषित होते हैं उनके लिए शासकीय नौकरी में 2% का आरक्षण है और जो नियुक्ताधिकारी है उनको आवेदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 9-10 से शुरू हुआ था, लगातार उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए हैं और उनको शासकीय सेवा भी मिली है। इनके समय में लिखेंगे क्या? हर दूसरे वाले खिलाड़ी सब नौकरी पा रहे थे अध्यक्ष महोदय, जो ओरिजिनल हॉकी खिलाड़ी लोग नहीं पा रहे थे। वो कहाँ से दारू वाले, कोयला वाले सब खिलाड़ियों को नौकरी मिल गई थी। अब ओरिजिनल खिलाड़ियों को दे दीजिए। का प्रश्न करिए। एक पूरा प्रश्न है मंत्री जी,
भारत सरकार आपको की लिखे- पीएसयूज में माननीय अध्यक्ष जी, मैं कितनी ये प्रश्न था कि प्रत्येक हर विभाग को क्या आपके गाइडलाइन के अनुसार एक दिशा निर्देश का पत्र विभाग को लिखकर अवगत कराएंगे, जिससे हर विभाग में नौकरी 30 खिलाड़ी को नौकरी सुरक्षित हो और उन्हें मिले। जिस विभाग से भी वैकेंसी निकलती है जिस पद के लिए, उसमें 2% पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित जी। रहता है। भारत सरकार की पीएसयू जैसे एसईसीएल, एनटीपीसी, रेलवे और अन्य संस्थानों में भी राज्य से अनुशंसा के आधार पर नौकरियां मिलती हैं खिलाड़ियों को, और पिछले 5 सालों से वो दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को नौकरी मिल रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उसके लिए पत्राचार करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ से जितने भी सीनियर वर्ग के ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कॉमनवेल्थ पर, एशियाड पर, एशियन चैंपियनशिप में जो पदक प्राप्त करते हैं, चाहे सीनियर वर्ग के खेल पुरस्कार में शहीद राजीव पांडे, गुंडाधुर पुरस्कार प्रेमचंद भंजदेव, इस सब को मान्यता है और सबको इनमें आरक्षण मिलता है शासकीय सेवा के लिए। किसान जी भावना बोरा का प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि कबीरधाम जिले में कहां-कहां निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम अभी हैं, निर्माण जो हो रहे हैं कबीरधाम जिले में, इसका जानकारी देने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनी स्टेडियम बनाने का काम खेल युवा कल्याण विभाग का नहीं है। आपके सरकार में और माननीय अजय चंद्राकर जी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में बहुत से मिनी स्टेडियम बना है पूरे प्रदेश में। हमारे बलौदार भी लाभान्वित हुए हैं उसमें। ठीक है, आपका काम नहीं है, जी। बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ही जुड़ा एक पूरक प्रश्न है कि इस खेल मैदानों के बनने के बाद देखने में ये आता है कि उसके मेंटेनेंस का अभाव रहता है, और वो लागत जिस लागत से बनते हैं वो खेल मैदान बहुत जल्दी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। मेंटेनेंस की व्यवस्था देने के कष्ट करेंगे क्या? जानकारी जानना चाहते हैं। चलिए, मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्च करते हैं क्या? खेल विभाग से जो मैदान बनी हुई है उनका मेंटेनेंस का काम खेल विभाग करता है। रिकेश से 9 क्रमांक 9। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन भिलाई वासियों के लिए बड़ा दिन है कि 30 साल बाद विधानसभा में एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि साडा के समय में 300 भूखंड साडा ने आवंटित किए थे अलग अलग लोगों को, दुकानदारों को, रहवासियों को। उसका आज दिनांक तक ना कोई बिल्डिंग परमिशन दिया, रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है, ना बिल्डिंग परमिशन, भवन अनुज्ञा, ना ही नामांतरण, ना ही अंतरण, और यहाँ तक के नगर निगम को कोई टैक्स भी आज दिनांक तक नहीं दिया जा रहा है। इसमें बीच में ये फैसला आया कि एक कलेक्टर महोदय को इसकी जो है जवाबदारी दी जाती है, कलेक्टर अपने स्तर पे इसको निराकरण करे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक तक कम से कम 18 कलेक्टर चेंज हो चुके हैं, लेकिन इस 300 भूखंड पे कोई भी फैसला नहीं आया है। बल्कि ये होता है कि जो भी व्यक्ति अगर कोर्ट चले जाते हैं तो कोर्ट से उनको अनुमति मिल जाती। 40 ऐसे लोगों को कोर्ट से अनुमति मिली है कि आप जो है अपना मकान बना सकते हैं, लेकिन वो 40 लोग भी आज दिनांक तक नगर निगम में कोई टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे एक बड़ी राजस्व की क्षति नगर निगम भिलाई को हो रहा है। और ये 300 लोग जो 3 साल से उम्मीद में हैं, लोगों के बड़े बड़े मकान बन चुके हैं, सारी सुविधा इनको मिल रही है, लेकिन हमको कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। इस पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा फैसला है, भिलाई निगम के हित में पहली बार इसका निर्णय के लिए सदन में आया है। और जब आप माननीय मुख्यमंत्री थे तो उस समय ने आपने निर्देश दिया था, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मैनिफेस्टो में था कि इसका निराकरण करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या इसका निराकरण 30 सालों बाद क्या वो 300 भूखंडधारियों को इसका लाभ आज देंगे, और क्या आप इसको रेगुलाइज करेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भिलाई नगर निगम से पूर्व विशेष विकास क्षेत्र प्राधिकरण, जिसे साडा कहा जाता है, 5/9/1998 को साडा एबॉलिश हुआ और भिलाई अलग नगर निगम बना। और तब साडा के जो नियम थे उसके हिसाब से भूखंड का आवंटन होता था, और फिर नगर निगम बनने के बाद नगर निगम में संपत्ति अंतरण अधिनियम है, उस अधिनियम के अनुरूप नीलामी के द्वारा
भूखंड का आवंटन होता रहा है और इस बीच जो भूखंड आवंटित किए गए साडा के द्वारा और नगर निगम के द्वारा नीलामी के द्वारा, उसके खिलाफ शिकायत हुई और एक जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि दर्शित कुल 294 भूखंडों के निवर्तन में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों एवं स्थापित नियमों का अनुसरण नहीं किया गया है, जिससे जहां एक ओर अनियमित विकास की संभावना बनी है, वहीं दूसरी ओर निगम को आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ा है। और इस बीच ये प्रक्रिया मैं 1 मिनट आपको इसलिए टोकना चाहता हूं क्योंकि आप जो पत्र पढ़ रहे हैं वो गलत जानकारी दिए गए, जबकि शासन ने ये निर्णय लिया है कि वहां पे जो है ये बिल्कुल अनियमितता नहीं पाई गई है और प्लॉट को सही दर पे बेचा गया है। एक कमेटी, ज्वाइंट कमेटी मध्य प्रदेश सरकार के समय में बनाई गई थी, इसलिए जो आप पत्र पढ़ रहे हैं वो आपको गलत जानकारी जो है सदन में दिया जा रहा है। मैं जो पढ़ रहा हूं वो इंक्वायरी रिपोर्ट की ही कॉपी है, जो मध्य प्रदेश के समय इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट की प्रति है जिसका मैंने यहाँ पर उद्धरण दिया है। प्रश्न करिए, जवाब मंत्री जी देंगे। अब उसको जी प्रश्न बस यही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन ने संपत्ति अंतरण का अधिकार कलेक्टर को प्रत्यार्जित किया है। अब मुझे लगता है इस मामले का जल्दी ही पटाक्षेप हो जाएगा। नहीं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज पूरे भिलाई के 3 विधानसभा की नजर आज सदन पे है, मैं क्योंकि इसके पेंडिंग में नहीं चाहता, इस पे निर्णय चाहता हूं, क्योंकि 30 साल हो चुके हैं अध्यक्ष महोदय, और 30 सालों में लोग चाहते हैं कि उनका घर का मालिकाना हक मिले। और जो कोर्ट जाते हैं, 40 लोग कोर्ट जा चुके हैं अध्यक्ष महोदय, और 40 लोगों को कोर्ट से निर्णय हो गया है। मंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र इसका संपूर्ण निराकरण कर देंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, शीघ्र बोलते बोलते 30 वर्ष हो गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आज निर्णय लीजिए, क्योंकि 40 लोग जो कोर्ट गए हैं उनको तो आपने अनुज्ञा दे दी। एक मिनट अध्यक्ष जी, 1 मिनट। चलिए हो गया भाषण। अध्यक्ष जी, हाँ बता दीजिए आप। अध्यक्ष जी, इस पे पूरा 8/8/2023 के आदेश के द्वारा राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के अंतर्गत निहित शक्तियां अचल संपत्ति के अंतरण हेतु कलेक्टर को अधिकार प्रत्यार्जित की गई है और निश्चित रूप से इस मामले में इस अधिकार के प्रत्यायोजन के बाद कलेक्टर की ओर से कार्यवाही होगी और इन जो 293 प्लाट होल्डर है इनके समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बस एक चीज चाहता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। आपने कह दिया कि आपने कलेक्टर को अधिकार दे दिए हैं, लेकिन कम से कम इतना कर दीजिए माननीय मंत्री जी, कलेक्टर को समय सीमा दे दीजिए, क्योंकि 18 कलेक्टर बदल चुके हैं। 18 कलेक्टर के पहले भी ये बात आई थी, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि कम से कम एक समय सीमा तय कर दीजिए कलेक्टर को कि कितने दिन में निराकरण करना है, क्योंकि मुझे फिर से लोकसभा चुनाव में जाना है और मैं अपने लोकल मैनिफेस्टो में मैंने इसकी बात को कही है, लोगों को आश्वासन दिया है। आज सबकी नजर टीवी ऑन है, कम से कम 1 लाख घरों पे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर को समय सीमा दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर को जो अधिकार प्रत्यार्जित हुए हैं वो 8/8/2023 का आदेश है और ये बहुत पुराना मामला है और इसलिए समय सीमा बताने के बजाय मैं कलेक्टर से भी कहूंगा कि जल्दी से इस मामले का वो पटाक्षेप करें, निराकरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक 4 लाइन कहना चाहता हूं। केवल आपका टीवी ऑन नहीं है, भिलाई और दुर्ग का पूरे छत्तीसगढ़ का टीवी ऑन रहता है 11 से 12 बजे। बस 2 लाइन मंत्री जी के लिए कहना चाहता हूँ। 2 लाइन माननीय सदस्य जी, 2 लाइन बस भूल जाऊंगा नहीं तो। किसकी तलवार पे सर रखूं यह बता दो मुझे, आवाज उठाना अगर खता है तो सजा दो मुझे। ए विधानसभा के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये आपका ऐलान जो है जनहित में ऐलान होगा। इतिहास रचा है, आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक प्रश्न आ रहा है, प्रश्न कर लीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न पर मेरा सवाल सीधा सा है कि पूर्व बहुत लंबे समय से ये प्रकरण पेंडिंग है और इस पे जो जांच समितियों के निर्देश आए हैं उस पे भी स्पष्टता आ चुकी है और ये कोई भी प्रकरण अभी कोर्ट पर लंबित नहीं है। तो मेरा ये अनुरोध है,
इस पर कोई समय अवधि तय करेंगे माननीय मंत्री जी कि इस समय अवधि के तहत शासन प्रशासन इस पर निर्णय करके जो राजस्व की हानि हो रही है उस पर भी, जो बिना बिल्डिंग परमिशन लिए लोगों के मकान बन गए उन पर भी, और जिन लोगों के मकान नहीं बन पाए हैं अभी तक उस पर भी कोई ना कोई फैसला शासन करे। तो क्या इसकी समय अवधि तय करेंगे क्या? माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। माननीय शरणदास मोहन जी, माननीय मंत्री जी, इसका कोई फैसला नहीं आने वाला, इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कोई समय अवधि तय करेंगे तो लोगों के लिए हित होगा। मोहन जी पूछ सवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के लिए समय